नमस्ते भाई। आपको पता है आज हमारे साथ कौन है? आज हमारे साथ हैं प्रियंका गुप्ता, जिनका सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 2021 के थ्रू एसएससी सीजीएल की टॉप मोस्ट पोस्ट के ऊपर हुआ है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जो कि एसएससी सीजीएल की हाईएस्ट पेड जॉब है। मतलब सबसे ज्यादा सैलरी अगर किसी जॉब में है एसएससी की तो वो डबल एओ में है। ये 4800 ग्रेड पे की जॉब है। बाकी जो अदर पोस्ट हैं जैसे कि इनकम टैक्स, कस्टम, एक्साइज, सीबीआई, वो सब 4600 ग्रेड पे की जॉब है। लेकिन ये अकेली एक ऐसी पोस्ट है जो 4800 ग्रेड पे की जॉब है। इसके सिलेक्शन पहले सीजीएल के थ्रू नहीं होता था। ये 2016 में नई पोस्ट ऐड की गई, उसके बाद से लगातार इस पे सिलेक्शन लिया जा रहा है। तो ये जो है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर जो है ये पोस्ट आती है। दूसरी बात कि ये अकेले एसएससी सीजीएल की पोस्ट है जिसमें डायरेक्ट एंट्री लेवल ऑफिसर पोस्ट है। डायरेक्ट एंट्री लेवल ऑफिसर पोस्ट। मैं पहली बार किसी डबल एओ का इंटरव्यू कर रहा हूं हमारे इस चैनल पे। बात मैंने बहुत सारे लोगों से की है और वो गर्ल हैं, लड़की भी हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि ज्यादातर जो लड़कियों की फर्स्ट चॉइस होती है वो होती है एमईए, एएसओ इन एमईए, सेकंड एएसओ इन सीएसएस। हालांकि वो भी डेस्क जॉब है और ये भी डेस्क जॉब है, लेकिन एमईए में एक्सपोजर मिलता है फॉरेन जाने का। तो आपने एमईए या ये सेंट्रल सेक्रेट सर्विस चूज ना करके ये डबल एओ की पोस्ट क्यों चूज करी? और इस डबल एओ की क्यों? इसमें दो चीजें होती है, एक तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हो गया, एक असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर हो गया। दोनों ही डेस्क जॉब है एक तरीके से, 9 to 5 की जॉब है और ऑफिस का काम ऑफिस में खत्म। आपने यही क्यों चूज करी? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए, बिकॉज मैं यहाँ के सच में आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहती थी। थैंक यू। एंड द थिंग इज डबल यू गजेटेड पोस्ट है। हाँ। 4800 पे ग्रेड ऑफ कोर्स। तो मुझे लाइफ में एक बार गजेटेड पोस्ट चाहिए थी। अच्छा। आई वांट दैट स्टैम्प विद माय नेम ऑन इट। ओके। सो मेन रीजन मेरा था गजेटेड पोस्ट। तो ये मेरी ड्रीम जॉब थी, तो और सारी पोस्ट को मैंने मतलब इतना फोकस नहीं किया। मुझे यही पोस्ट चाहिए थी। ओके। तो आपने मतलब टारगेट ही ये था कि डबल एओ ही करना, गजेटेड पोस्ट यही लेनी है? यस सर, मेरे स्टार्टिंग से टारगेट यही था। मतलब जब मैं सीजीएल में आई थी तब मैंने कोई टारगेट सेट नहीं किया था। फिर मुझे डबल एओ के बारे में पता चला। तो आई वाज लाइक ये बेस्ट पोस्ट है। मतलब अगर मुझे थोड़ा बहुत फेम चाहिए और मुझे सक्सेस चाहिए, अच्छा पे ग्रेड, तो बेस्ट है। हर एंगल से ये बेस्ट पोस्ट है मेरे लिए। अच्छा, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? सर मैंने कॉमर्स बैकग्राउंड से किया है स्कूलिंग, एंड देन मैंने बीएमएस से किया है ग्रेजुएशन, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। मुझे उसके बाद एमबीए करनी थी, बट मैंने लास्ट ईयर में मतलब थोड़ा मेरा शिफ्ट हो गया टारगेट। मुझे गवर्नमेंट जॉब में मतलब जाना ज़्यादा बेटर लगा, बिकॉज वो सिक्योरिटी, एक जॉब सिक्योरिटी होती है, और प्राइवेट में जैसे हेक्टिक लाइफ होती है। तो गवर्नमेंट में ये सब बेनिफिट है कि मतलब ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल नहीं होगा, 9 to 5 जॉब खत्म है, घर पे कोई टेंशन नहीं, और मतलब मेरे को अपना एक मी टाइम मिलेगा। एक जो पर्सनल लाइफ है मेरी वो मैसअप नहीं होगी, जो प्राइवेट लाइफ में आई थिंक हो जाती है प्राइवेट जॉब में। ओके। तो मेरा ये मेन रीजन था गवर्नमेंट जॉब में शिफ्ट करने का। तो आपके पास ये, आपने कभी ऑप्शन रखा ही नहीं कि मुझे एमईए सीएसएस में जाना, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर? ये मेरा ऑप्शन था। एक बात और बताना चाहूंगा कि डबल एओ की पोस्ट लेने के लिए आपको एक अलग से पेपर देना होता है फाइनेंस का, और 200 मार्क्स का वो पेपर होता है एक्स्ट्रा। वो कंपलसरी है, उसको पास करना और उसमें अच्छे स्कोर करना। अगर आप उसमें पास नहीं कर पाए तो आप डबल एओ की पोस्ट नहीं ले सकते। दूसरी बात कि आपका जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड था और आपने कौन सी डिग्री बताई भाई? बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, हाँ, बीएमएस। जैसे आपका फाइनेंस बैकग्राउंड था, आपने कॉमर्स साइड से पूरा पढ़ा, तो आपको इसका बेनिफिट हुआ डबल एओ के पेपर में? यस सर, ऑफ कोर्स। मतलब अगर फाइनेंस का पेपर है उसमें तो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स आती है, तो ये मैंने पहले से पढ़ा हुआ था। हालांकि मैं मतलब सब कुछ भूल चुकी थी, तो मेरे को थोड़ा सा रिवाइज करने में टाइम लगा, बट कंपैरेटिवली मतलब जो बच्चे साइंस साइड से आते हैं उनके कंपैरिजन में मेरे लिए वो थोड़ा सा ईजी था। अच्छा, मतलब जो बच्चा सपोज आर्ट साइड से पढ़ा है ना, वो हिस्ट्री, पॉलिटी, बीए वगैरह से, तो उसको प्रॉब्लम होगी फाइनेंस का समझने में आपके हिसाब से, या वो समझ सकता है? लेकिन जहाँ तक मतलब मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा है जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, उन्होंने 2 या 3 महीने में पूरी अकाउंट्स खत्म कर दी। मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है उनके लिए भी ये करना। ओके। बट कंपैरेटिवली मेरे लिए थोड़ा सा इजी था। तो आपका फाइनेंस वाले पेपर में कितना स्कोर था? उसमें सर एक्चुअली मेरे पास टाइम कम था थोड़ा, क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्किंग थी और मुझे ज़्यादा छुट्टियां नहीं मिली थी। मतलब मेरे पास 1 मंथ था सीजीएल के लिए और फाइनेंस के पेपर के लिए, दोनों के लिए। आपको इनमें जैसे आपने रीजनिंग भी, मैथ्स भी, इंग्लिश भी, जीके, जीएस, फाइनेंस, इतने सारे सब्जेक्ट आपको तैयार करने थे, इनमें सबसे ज्यादा इजी और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सब्जेक्ट कौन था और जिसमें आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी? सर मेरे लिए तो मैथ्स, सीजीएल में मैथ्स मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था। स्टार्टिंग से ही? यस सर, मतलब सीजीएल में घुसते ही मुझे मैथ्स से बचपन से डर लगता है। सीजीएल में घुसते ही मेरे लिए मैथ्स तो मतलब मैं डर गई थी मैथ्स से। तो मैंने जब आपका बैच लिया था
उसके बाद मैंने मतलब आपकी सारी क्लासेस की, अपने नोट्स बनाए, तो मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हुई। फिर मैंने दोबारा जब आपके नोट्स रिवीजन किए और साथ में मॉक्स दिए, तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ। उसके बाद आज की डेट में मुझे मैथ्स से डर नहीं लगता, मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मेरे को ये पता चल गया कि मैथ्स ईजी है, मैं बस कर नहीं रही थी, मुझे डर लग रहा था। तो सर आपकी वीडियो से मैं कंफर्टेबल हुई हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। तो आप मेंस वाले बैच में थे कि या 0 to हीरो वाले बैच में? मेंस वाले बैच में सर। मेंस वाले वो आपने पूरा कंप्लीट किया? यस सर, रिवाइज किया? हाँ 2 बार किए। आपने उसके प्रॉपर नोट्स बनाए थे? हाँ मैंने उसके प्रॉपर नोट्स बनाए थे, ऑलमोस्ट 70 to 80% क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं अपने हाथ से। उनके 5 स्पाइरल है। उनके सॉल्यूशंस भी? यस सर, उनके सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं, बेसिक भी, शॉर्ट अप्रोच जो आप लगाते हो वो भी लिखे हुए हैं। ओके, इसका इंग्लिश का? सर इंग्लिश एक्चुअली मेरी मतलब अच्छी है, नॉर्मल लेवल है मेरा इंग्लिश का। तो मैंने बस वोकेबलरी, प्रीवियस ईयर वोकेबलरी याद की है, और एक पैरामाउंट बुक आती है, वो मैंने थोड़ी सी पढ़ी है। उसके अलावा मेरे को कोई नीड नहीं लगी, क्योंकि हम मॉक्स देते हैं तो इंग्लिश हमारा उसमें हो जाता है। तो आई थिंक इंग्लिश जिसकी पहले से अच्छी है उसे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। उनके पास ये बेनिफिट है कि उनकी इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी है, तो उनका ग्रामर सेक्शन थोड़ा नॉर्मल रहता है, मतलब कॉम्प्रीहेंशन, ये सब रीडिंग पैसेज उनके लिए हो जाएगा, स्मूथली हो जाएगा। उन्हें बस प्रीवियस ईयर वोकेबलरी याद करनी है और थोड़ी सी मॉक्स में प्रैक्टिस करनी है। ओके, अगर किसी बच्चे को जैसे AA की पोस्ट चाहिए और उसका फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है, ना वो कॉमर्स साइड से पढ़ा, वो फाइनेंस का कुछ भी नहीं जानता, तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे कि वो कैसे तैयारी करे इस सब्जेक्ट की पर्टिकुलर पोर्शन की? क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्योंकि इसमें फाइनेंस का एक्स्ट्रा पेपर होता है, इस वजह से वो AA का पेपर देते ही नहीं है या रिस्क ही नहीं लेते। सर पहले तो जैसे टायर 1 क्वालिफाइंग नहीं था, मार्क्स ऐड होते थे, अब टायर 1 क्वालिफाइंग है। हाँ। तो हम उस पीरियड में AA की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को 2-3 महीने में करते हुए। अकाउंट्स इतना टफ नहीं है, क्योंकि इतना कोई हाई लेवल का अकाउंट्स वहाँ पे नहीं आता, बेसिक अकाउंट्स आती है। अच्छा, बेसिक अकाउंट्स ही आता है उसमें? प्रिंसिपल्स और थोड़े बहुत मतलब स्टार्टिंग की जो ट्रांजेक्शन्स होती है, जो हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं, तो बहुत ही बेसिक लेवल आता है। और इकोनॉमिक्स भी बहुत ही बेसिक आता है। तो मेरे हिसाब से मतलब 2 या 3 महीने सफिशिएंट है, जो हम टायर 1 में टाइम दे सकते हैं, क्योंकि टायर 2 में आई थिंक बच्चों के पास टाइम नहीं होगा। तो टायर 1 क्वालिफाइंग है, तो ये टाइम हम यूटिलाइज कर सकते हैं AA के पेपर के लिए। मतलब आपका कहने का पर्पस ये है कि अगर किसी को AA की पोस्ट चाहिए तो उसे Tier 1 के बाद डिसाइड नहीं करना, उसको पहले से ही फाइनेंस की पढ़ाई करके चलनी है। यस सर। ओके, क्योंकि Tier 1 का टाइम हमें ऐसे वेस्ट तो करना नहीं है। अगर क्वालिफाइंग है तो बच्चे मतलब आजकल कम पढ़ रहे हैं कि क्वालिफाइंग है ऑफ कोर्स, तो ये टाइम हम यूटिलाइज कर सकते हैं AA के एग्जाम में। ओके, फिर 2022 का भी आपने फॉर्म भरा है? हाँ, एक्चुअली 2021 का रिजल्ट नहीं आया था, तो आई वॉज नॉट श्योर कि आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि वो AA है और पोस्ट में तो पता था शायद आइडिया कि हो जाएगा, AA का श्योर नहीं था। उसके बाद स्टेट एलोकेशन, वो स्टेट बताते नहीं है स्टेट वाइज वैकेंसी, तो आई वॉज नॉट श्योर कि नॉर्थ में मिलेगा या साउथ में। हाँ, AA की पोस्ट में स्टेट वाइज वैकेंसी आपको नहीं बताएंगे, तो ये एक तुक्के पे है कि आप भाई आप AA में सिलेक्शन हो गया, तो जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं आती उससे पहले आपको पता नहीं चल सकता कि आपको कौन सा स्टेट मिलने वाला है, रादर देन आपकी बहुत ही अच्छी रैंक ना हो। अच्छा, आपने ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ही क्यों लिया? इसमें तो दूसरा असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर भी, वो क्यों नहीं लिया? एक ऑडिट होता है और एक अकाउंट्स। मैं एक्चुअली पहले अकाउंट्स दोनों में क्या फर्क है? सर अकाउंट्स वाला तो आई थिंक ऑफिस जॉब है, वो ऑडिट करने के लिए नहीं जाते। ऑडिटर को बाहर जाना पड़ता है दूसरी सिटीज में ऑडिट करने के लिए, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव है। ये गवर्नमेंट फंड्स को ऑडिट करते हैं। यस सर। और रिपोर्ट किसको करेंगे? डायरेक्ट ऑडिट मतलब हमारी एक टीम जाती है, ऑडिटर जनरल, असिस्टेंट ऑडिटर जनरल, उनके साथ और कुछ लोग होते हैं, वो टीम जाती है। तो मेन तो ऑडिट ऑफिसर है, वो सारा रिपोर्ट तैयार करके आगे पास ऑन करते हैं। वो बाकी पूरा प्रोसेस तो आई डोंट हैव एनी आइडिया। ओके, तो मैं पहले अकाउंट्स इसलिए लेने वाली थी क्योंकि ऑडिट में मुझे बाहर सिटीज में शायद जाना पड़े, तो इसलिए मैं अकाउंट्स लेने वाली थी। बट जैसे वो स्टेट वाइज वैकेंसी बताते नहीं है, बट इंटरनली मतलब मुझे ऐसे कहीं से पता चला कि अकाउंट्स में दिल्ली की वैकेंसी है ही नहीं, 0 है। 0 वैकेंसी है? तो मैंने अपनी प्रेफरेंस चेंज कर दी, ऑडिट मैंने ऊपर रखा। उसके बाद मैंने भरा अकाउंट्स, क्योंकि चाहिए तो मुझे AA होती। मैंने कहा अगर मैं पहले अकाउंट्स भरती हूँ, नीचे दूसरा भरूंगी, और अगर ऑडिट में नहीं आया तो मैं कहा AA चाहिए, चाहे वो अकाउंट्स है ऑडिट। अगर सपोज AA नहीं मिल पाता किसी कारण से, या अगर आपकी सेकंड पोस्ट चॉइस होती तो फिर कौन सी होती? सर AA के अलावा मैंने कुछ वैसे सोचा नहीं था, क्योंकि उसके बाद मैंने रैंडम चॉइसेस भर दी। आई थिंक उसके बाद मैंने इनकम टैक्स आई थिंक भरा था। अच्छा, आपको याद नहीं है? हाँ, मतलब मेरे मेन AA फोकस था, तो मैंने उसके नीचे रैंडम बेसिस पे ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फोकस क्लियर करना है तो AA ही करना है, सेकंड क्या है मुझे याद ही नहीं है, बस मैंने कर दिया। तो ऐसा जिस दिन कॉन्फिडेंस रहेगा तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। चलो, बहुत बढ़िया। देखो, हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ने भी क्वेश्चन पूछे हैं। अच्छा, आप जब ये रिजल्ट आया था AA की पोस्ट आपको मिली और आपकी डिजायरेबल पोस्ट यही थी, तो ये आपको खुद पता चला किसी और ने बताया?
नहीं, एक्चुअली मैं उस टाइम ऑफिस से घर आई थी हाँ। उसी टाइम, तो मैं वेबसाइट चेक कर रही थी, मुझे पता था कि आने वाला है 1-2 दिन में। मैं तो उससे नेक्स्ट वीक मतलब प्रीवियस वीक ही एक्सपेक्ट कर रही थी, पर वो आया नहीं। तो मैंने जैसे ही खोला वो उसी टाइम आया। अच्छा। तो मतलब वहाँ पे मॉम वगैरह पूरी फैमिली थी, तो आपके लिए वहीं पे चेक पर्टिकुलर किया। रिजल्ट बनाया था एसएससी वालों ने? हाँ, मतलब मैंने जैसे ही ओपन किया तभी वो लिंक आया। अच्छा। तो मतलब मैंने ओपन किया और फिर मतलब आई वाज नर्वस कि पता नहीं क्या है। हाँ। फिर वो मिला और मॉम भी वही थी, तो मम्मी मतलब वो एक बहुत ही बेस्ट मोमेंट था मेरी लाइफ का। ओके। तो जब आपने और आपकी मम्मी ने साथ साथ रिजल्ट देखा, हाँ, तो कैसा लगा फिर उन्हें जब तो आपने? वो बहुत खुश थी क्योंकि हाँ। उन पेरेंट्स के लिए होता है एक थोड़ी फेम वाली चीज़ आती है, तो विजिटेड पोस्ट है, तो मम्मी मतलब बहुत ज़्यादा खुश थी। उसी टाइम मम्मी ने फ़ोन घुमा के सारी फैमिली को इन्फॉर्म किया। सभी मतलब को पेरेंट्स का तो होता है ये कि फैमिली को तुरंत बताना है। सभी को तुरंत हाँ। स्टेटस भी लगाते हैं फैमिली हाँ, वाले। मतलब जैसे मैंने नेक्स्ट डे मैंने पार्टी की थी, तो हाँ। मम्मी वहाँ पे तो नहीं थी, मेरे फ्रेंड्स ने सरप्राइज पार्टी दी थी, तो मम्मी ने वो सारे स्टेटस मेरे से फोटो लेके सारे स्टेटस लगाए हैं। अच्छा। तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश है। हमारी मम्मी भी ऐसा ही करती है। हम कोई काम करते हैं, कहीं इंटरव्यू दे के आते हैं, कुछ कुछ चीज कर दे तो मम्मी फोटो मांगती हैं, फिर अपने फोन पे स्टेटस लगाती एक्चुअली हैं। हमारी फैमिली में ऐसे कोई लड़की ऐसी पोस्ट पे गई नहीं है। एक तो हाँ। गवर्नमेंट जॉब पे गेजेटेड पोस्ट, तो हम्म। मम्मी बहुत ज़्यादा प्राउड थी। फैमिली में लड़के से ज्यादा अगर कोई लड़की अच्छी पोस्ट पे जाती है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। ये वाकई में सही बात है। अच्छा, अपनी प्रिपरेशन की जर्नी के बारे में बताइए आप, कि आपने तैयारी आपको एसएससी सीजीएल के बारे में पता कैसे चला, कैसे आपने तैयारी करना शुरू किया और आपको कितना टाइम लगा पूरी तैयारी करने में, और क्या क्या स्ट्रगल के फेसेस रहे आपके? मेरी जर्नी वैसे दूसरों के कंपैरेटिवली थोड़ी सी स्ट्रेंज है वैसे। हाँ। मतलब मेरे को फाइनल ईयर में सीजीएल के बारे में एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया, हम्म। और आई थॉट ठीक है ये थोड़ा बेटर है, हेक्टिक लाइफ नहीं है, ये सारे बेनिफिट्स मैंने देखे। हम्म। मतलब जैसे शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, मैंने वो किया हाँ। प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब के बीच में। अच्छा। फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब चूज़ किया। उसके बाद मुझे उस टाइम सीजीएल पता था बस। कोई यूपीएससी बैंकिंग कुछ नहीं, मेरा मेन फोकस था सीजीएल। हम्म। तो मैंने 19 एग्जाम का फॉर्म भरा था। तो मैंने मतलब मैं कोचिंग लेने गई थी। ऑफलाइन कोचिंग? हाँ, ऑफलाइन कोचिंग। उस टाइम तो ऑनलाइन इतना स्टार्ट हुआ नहीं था। तो 2019 में हल्का हाँ, हल्का होने थोड़ा लगा। बहुत स्टार्ट हुआ था। पर मतलब ऐसे ही नहीं जैसे अब फेमस हो गया ऑनलाइन कोचिंग, अब तो ऑफलाइन बहुत रेयर बच्चे लेते हैं। हाँ। तो वहाँ पे 2 दिन बैच स्टार्ट हुए हो गया था, तो मैंने कहा ये तो स्टार्टिंग से लेंगे। फिर उसके बाद मैंने देखा ये टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा कि आने जाने का, तो मैंने सोचा सेल्फ स्टडी एक बार करते हैं आने थोड़ा जाने सा। में टाइम वेस्ट होता हाँ, था। मतलब जीटीवी नगर में सारी कोचिंग्स है, तो दिलशाद गार्डन में मेरा घर है, तो वहाँ से थोड़ा सा है, बहुत ही वो ज़्यादा हेक्टिंग ट्रैवलिंग लाइफ हो जाता। तो मैंने कहा नहीं, ये टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा, मेरी पढ़ाई के लिए टाइम कम बचेगा। तो मैंने सोचा पहले मैं प्रीवियस ईयर लगा के देखती हूँ। तो उसके बाद मैंने यूट्यूब पे 2-3 ऐसे रैंडम टीचर्स देखे, क्योंकि मेरे पास गाइडेंस नहीं थी, तो कौन सा टीचर अच्छा है या नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं था। सीजीएल की स्पेसिफिक कैसे कौन से टीचर्स है, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। तो मैंने पर रैंडम 2-3 टीचर्स से ऐसे पढ़ा है, वो उन्होंने काफ़ी बेसिक से करवाया। लाइक एक्स लेके करवाते हैं, कोई शॉर्ट अप्रोच नहीं। एक्स लेके? हाँ। अच्छा, तो कौन ये से टीचर थे मैंने भाई, एक्स लेके सबसे समझा देते हैं? ये मैंने सबसे बड़ी ऐसे गलती टीचर्स की। को बैन करना चाहिए। ये रीजन है मेरे 19 में ना होने का, कि हाँ। उन्होंने इतना लॉन्ग अप्रोच करवाया, कोई शॉर्ट अप्रोच मुझे पता ही नहीं थी। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बेसिक करवाया। तो मेरे लिए मतलब और ऐसा यूट्यूब पे ऐसे कोर्स नहीं होते जैसे पेड कोर्सेज में ऐसे सीक्वेंस वाइज नहीं होता कुछ भी तो यूट्यूब पे। रैंडम वीडियोस ऐसे डालते हैं। तो वहाँ से मेरा प्रिपेयर तो हो नहीं पाया, तो 19 का थोड़ा सा वो मैसअप हो ही गया था। उसके बाद कॉलेज से कंटिन्यूएशन में स्टडी करते हुए फिर 20 का इतना लंबा खिंच गया। 22 में जनवरी में एग्जाम हुआ था, 20 का एग्जाम। तो इतना लंबा खिंच गया कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गई, मैंने कहा और नहीं पढ़ सकती मैं। तो उस टाइम पे मैंने पढ़ना 1 साल के लिए बिल्कुल छोड़ दिया था, मैं बुक उठा ही नहीं पाई, कुछ भी नहीं। ओके। आपका बैच जो मैंने लिया था उसमें मैंने पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद एग्जाम जो लंबा खींचा ना, मेरे से और हो नहीं पाया। और मुझे मॉक्स से इतना डर लगता था, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है कि मैंने मॉक्स नहीं दी उस टाइम पे। मुझे मॉक्स की अच्छा। इंपॉर्टेंस उस टाइम पे पता नहीं थी। शायद हम तो अब मतलब बार बार बैचेस में बताते हैं कि हाँ, मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो, पर मुझे डर लगता था। मैं मॉक्स खोलती थी ना, मुझे टाइमिंग से डर लगता था बहुत। जो ऊपर टाइमर हाँ, चलता है। तो मतलब ऐसे हार्ट बीट तेज हो जाती है, मैंने कहा नहीं मैं नहीं दे पाऊंगी। तो मैं सिर्फ 7 या 8 मार्क्स दे के टियर 2 दे के आई थी। अच्छा। तो वो तो होना ही नहीं था ऑफकोर्स। 505 मेरे नंबर थे टोटल, और 570 पे कट ऑफ लगी थी। हाँ। तो मुझे इतना आइडिया हो गया था कि मतलब इतना थोड़ा सा कम गैप है, करीब 12 नंबर का, तो हो जाएगा अगर मैं थोड़ी सी मेहनत करूंगी। हाँ। हाँ। तो मैंने 21 में डिसाइड किया ठीक है ये एक फाइनल ट्राई देते हैं। हालांकि ऑफिस की वजह से थोड़ा सा मैसअप हो गया कि वो लीव नहीं मिली, बट फिर भी मैंने वहाँ पे गिव अप करने का सोचा। मैंने कहा ठीक है यार, ये भी थोड़ा सा मैसअप हो गया, नेक्स्ट करते हैं। मैंने कहा नहीं, 1 मंथ है, हो सकता है। मैंने आपकी वीडियोस कर रखी थी,
तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि नहीं, मुझे बस वो नोट्स रिवाइज करने हैं, आपके क्लासेस के जो भी मैंने नोट्स बनाए थे, और मॉक्स देने हैं। मैंने सोचा बाकी सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, जैसे टाइम कम होता है, हमारे पास मटेरियल ज़्यादा होता है तो हमें डर लगता है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं मटेरियल कम करूँगी अपना। तो मैंने सिर्फ आपके नोट्स रिवाइज किए और मॉक्स दिए मैथ्स में, उसके अलावा कुछ नहीं किया। तो मेरे मैथ्स का बेस आपकी क्लासेस और नोट्स थे। तो जैसे आपको मैथ्स से डर लगता था, यानी कि आपका मैथ्स थोड़ा वीक था आपके हिसाब से? मेरा मैथ्स वीक था। तो जैसे मैंने तो पढ़ाया अपने मेंस का बैच, पूरा प्रैक्टिस बैच, एक तरीके से प्रैक्टिस बैच ही था, है ना? प्रैक्टिस बैच ही था, उसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बहुत कंसेप्ट तो नहीं बताता था। उसके अलावा आपने अपनी तरफ से क्या एक्स्ट्रा एफर्ट किया? मॉक्स के अलावा आपकी क्लासेस के अलावा मैंने मॉक्स दिए थे, और आप जैसे क्विजेस डालते थे कभी कभी, और जो आप पीडीएफ डालते थे बीच में 25 क्वेश्चंस की, और आप एग्जाम से पहले ना पर्टिकुलर जैसे ज्योमेट्री चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपके थोड़े से डाल दिए, तो मैंने वो सारी चीजें की थी। ओके। इसके अलावा आपने और इसके अलावा मैंने मैथ्स में कुछ नहीं किया। जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, मतलब आई थिंक बच्चे बहुत कुछ करते हैं सीजल में, मुझे हाँ, बहुत कुछ करते हैं बच्चे, जबकि इतना बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं। एक बार अगर आप ढंग से शुरू से लेके सीक्वेंस तक बिना टाइप छोड़े सारा सिलेबस पढ़ लोगे तो और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। वो आधा अधूरा पढ़ के मॉक टेस्ट लगाने लगते हैं, स्कोर नहीं बनता तो उसमें फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। सबसे बड़ी गलती है, पहले सिलेबस ढंग से हर एक चैप्टर कवर होना चाहिए बिना कोई टाइप मिस करे हुए। तो जब आप पेपर दे रहे थे तो उसमें जैसे मैथ्स के क्वेश्चंस आ रहे थे तो आपको लग रहा था ये भी शीट में है, ये भी सीट में, ये टाइप भी सर ने करा है, ये भी हुआ है? सर ऑफ कोर्स, मतलब मैं क्वेश्चंस पहले 8 to 10 कर पाती थी 25 में से। अब मैंने मतलब टायर 1 दी है, तो जैसे मेरे को थोड़ा सा एंग्जाइटी इशू है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन मैं 25 में से 23 24 कर देती हूँ। किसी किसी एग्जाम में मैंने 25 भी किए हैं। सिली मिस्टेक्स की वजह से अगर एक दो गलत हो जाए वो अलग बात है, पर मैं पहुंच पाती हूँ 25 तक। पहले मैं 10 से आगे जा ही नहीं पाती थी। आपने जीके जीएस का जो डर है बच्चों में, इसको कैसे खत्म किया? ओके, आपका तो जीके जीएस का आपका भी कोई बैकग्राउंड नहीं है। जीके जीएस में सर मैंने ज़्यादा ऐसे फोकस नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था इसमें अगर मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट डालूंगी तो भी इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगा। वही टाइम मैं कहीं और यूटिलाइज कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा मैथ्स में बहुत ही मतलब लो लेवल था, तो मैं वो टाइम मैथ्स को दे सकती हूँ। तो जीके में मैंने सिर्फ लूसेंट की थी और थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर और करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी अच्छा खासा है, तो एक वो करने वाली चीज़ है जीके। डेली करंट अफेयर करते थे? नहीं, मैंने लास्ट 1 मंथ में मतलब सारी मंथ्स के एक साथ किए थे। डेली मैं मैनेज नहीं कर सकती। लास्ट 1 मंथ में सारी मंथ्स के पूरे एक साल के किए। अगर टाइम कम है तो 10 मंथ्स, इतना मिनिमम है। ओके, ठीक है। और कुछ है भैया? सर एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँ स्टूडेंट्स को। हाँ, मतलब जैसे सर मैं चालू है नहीं तो मैं पूछूंगा यार पहले। हाँ जैसा भी सिलेबस चेंज हुआ है तो पूरा पैटर्न भी चेंज हुआ। अब तो जीके जीएस नहीं छोड़ सकते और हर सब्जेक्ट पे ध्यान देना होगा। एक भी सब्जेक्ट आपका वीक है तो आपका खेल खत्म, ये कहानी है। तो आप स्टूडेंट को क्या फिर सजेशन देना चाहोगे? सर अब जैसे पैटर्न चेंज हुआ है तो बच्चों को लगता है कि मैथ्स इतना मेन नहीं रहा, सारे सब्जेक्ट्स इक्वली है, बट मुझे लगता है जीके अभी भी बच्चों का सिमिलर लेवल पे रहेगा, और इंग्लिश भी आई थिंक सेम लेवल पे ही रहती है। इंग्लिश में तो फर्क है। नहीं, इंग्लिश मैंने देखा है जो बच्चे नॉर्मल लेवल पे हैं, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, वो अभी भी सिमिलर क्वेश्चंस कर लेते हैं। जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है उनका तो कुछ कह नहीं सकते, उन्हें इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो वही तो लड़के हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। सर इंग्लिश में एक दो ही चीज है, तुम्हें ग्रामर ठीक करनी है, वो पैरामाउंट अच्छी बुक है, वो हो जाती है। वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है और मॉक्स। इंग्लिश में कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट ऐसे नहीं डालना। हाँ, एक्स्ट्रा एफर्ट, वो जो न्यूज़पेपर पढ़ना, आर्टिकल पढ़ना है ना, इंग्लिश फिल्में देखना, ये सब कामयाब है सीजीएल के लिए? सर ये मैंने तो नहीं किया किसी ने। मतलब मैं टायर 1 में 25 में से 23 कर लेती हूँ। ओके। तो मतलब इंग्लिश में मुझे लगता है बच्चे काफी चीजें करते हैं जिसकी आई थिंक नीड नहीं है, पर अगर टाइम है तो वो कर सकते हैं। अच्छा, ये वोकैबुलरी बार बार पूछते हैं, वोकैबुलरी रटते हैं 3 दिन में भूल जाते हैं। अभी पूरा पक्का याद किया था, अब देख के लगता है तो देखा ही नहीं कभी जिंदगी में। वोकैबुलरी सर वो जैसे हम स्टार्ट करते हैं, हमने एक पेज पढ़ा है, नेक्स्ट डे हमें वो पेज फिर से पढ़ना है, फिर नेक्स्ट पेज पढ़ना है। तो मतलब हम जब भी नेक्स्ट डे कर रहे हैं हमें प्रीवियस वाले रिवाइज करते हुए जाना है। और मेरी तो मतलब मेरी थ्योरी थोड़ी सही है, तो मुझे इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती। मैं लास्ट के 1 मंथ में सारी एक साथ रिवाइज करती हूँ, हो जाता है। आप रट लेते हैं? हाँ, मेरी थ्योरी अच्छी है, इसलिए मुझे मैथ्स में डर लगता था। अच्छा, तो जब आपको मैथ्स में डर लगता था तो एडवांस मैथ वाला पोर्शन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, इसमें तो दुनिया भर की थ्योरम से फॉर्मूले, बड़े बड़े सवाल है, तो उसके जो ट्रिकी जो लंबे क्वेश्चन है उनको कैसे टैकल किया आपने? एडवांस मैथ का डर कैसे दूर किया? अर्थमेटिक तो फिर भी कोई भी बच्चा सीख लेगा। हाँ सर, आपकी वीडियो जब मैंने देखी थी ना, जो मैंने नोट्स बनाए, मेरा सबसे मोटा रजिस्टर ज्योमेट्री का है। मतलब वो बहुत, उसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और किसी को भी छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हमें शॉर्ट अप्रोच लगानी है तो वो हमें थ्योरम डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी। तो मैंने उसे बार बार रिवाइज किया है
उसके साथ क्वेश्चंस किए हैं। आप बार बार फॉर्मूले ऐसे याद नहीं कर सकते, आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तो आपको वो एक्सपीरियंस होगा। आप जब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन करोगे आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो माइंड में तुरंत स्ट्राइक हो जाएगा। तो अभी मतलब जैसे पैटर्न चेंज हुआ है, अभी भी मैथ्स इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों को लगता है मैथ्स अब नॉर्मल लेवल पे आ गया है, अभी भी मैथ्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैथ्स तो 100% स्कोरिंग है। 390 में से जो है 90 मार्क्स का मैथ्स है सपोज, तो मैथ्स एक अकेला ऐसा सेक्शन है, क्योंकि रीजनिंग तो सभी करेंगे। इंग्लिश आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, लेकिन मैथ्स जो बच्चा फुल स्कोर करेगा वो कहीं ना कहीं उसकी रैंक को बढ़ाएगा। मैथ्स हमारा डे का ज्यादा परसेंटेज लेता है। हम अगर मतलब 10 घंटे स्टडी कर रहे हैं तो अभी भी 6 घंटे मैथ्स जाएगा मैथ्स में, वो कंफर्म है। मतलब पैटर्न कुछ भी चेंज हो, मैथ्स मेन सब्जेक्ट रहेगा। मुझे भी एक बार को लगा था 22 में कि अब मैथ्स मेन रहा नहीं, तो मैंने मॉक्स दिए, मैंने कहा नहीं मैथ्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है अभी भी। आप इन स्टूडेंट्स को क्या फाइनल मैसेज देना चाहोगे कि आप एक डबल ए हो और जिस पोस्ट पे आप हो ये स्टूडेंट उस पोस्ट पे जाना चाहते हैं और आप ही की तरह बनना चाहते हैं और मेरे साथ बैठना भी चाहते हैं, आप ही की तरह ये इंटरव्यू शूट करवाना चाहते हैं, तो इनके लिए क्या मैसेज है? सर पहली बात तो मतलब अगर कोई वीक स्टूडेंट भी है, वो मॉक से उसे अपना लेवल पता चल जाता है, तो उन्हें गिव अप नहीं करना। जैसे एसएससी थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, तो बच्चे बीच में गिव अप कर देते हैं। जो मैंने 20 में गलती की थी, सोचा था थोड़ा सा, बट अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, गिव अप नहीं करना और लगे रहना है। हाँ। एसएससी का मतलब ये है कि आपको लगे रहना है, गिव अप नहीं करना। बच्चे सोचते हैं कि 5-6 महीने में हमको कुछ रिजल्ट मिल जाए, वैसा एसएससी में नहीं होने वाला, ये उम्मीद बिल्कुल छोड़ दो। यस सर, अगर तुम थक गए हो तो वो थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, थोड़ा सा एक ब्रेक लो। ओके, अगर तुम्हारा एक एग्जाम खराब हो गया है तो भी ठीक है, एक थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा सा रेस्ट करो, घूमो, जो करना है करो, थोड़ा सा ब्रेक लो। उसके बाद वापस वही कंसिस्टेंसी जो तुम्हारी पहली थी वो मेंटेन करो, उसे इम्प्रूव करो, देखो तुम्हारी कहाँ पे कमी आ रही है, वो इम्प्रूव करो। आई थिंक कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है इसमें। SSC is all about consistency.